नमस्कार दोस्तों। आज यानी 25 जनवरी 2017 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जो एक इशू जुलाई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे थे और बाकी बचे हुए हमें संडे को डिस्कस करने थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम नहीं डिस्कस कर पाए थे। तो देखिए, हमें हमारे पुराने पैटर्न पर फिर से आना पड़ेगा। हमारा पुराना पैटर्न था वो बिल्कुल ठीक था कि डेली हम 5 मिनट जो करंट अफेयर डिस्कस करते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए हो जाता है। इसी बहाने एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो नहीं डिस्कस हो पाते। तो हम क्या करेंगे, कल से फिर से हम करंट अफेयर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अगस्त के, और जुलाई के जो बचे हुए हैं वो आने वाले संडे को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की जो फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है ये जलीकाटू की नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जलीकाटू के बैन के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो बैन खुलवाने की कोशिश करी थी। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन पास करी थी जिसमें वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बैन को चेंज कर दिया था। मतलब कि जो बैल का यूज हो सकता है या फिर जो बुल्स हैं उनका यूज हो सकता है इसमें जलीकाटू के खेल में, और उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने उस सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया था। और अब 3-4 दिन पहले ही उस पर डिसीजन आने वाला था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी कि सुप्रीम कोर्ट को कि एक हफ्ते तक आप इस नोटिफिकेशन को, इस पर जजमेंट मत दीजिए। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम अपनी वो एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली थी उसको वापस लेते हैं, हमें देनी ही नहीं वो नोटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी वहां पे कानून बना दिया है उस सब्जेक्ट पे। तो ये पूरा इशू है। किस लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल? कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरलिंकेज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है और इश्यूज को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली रिजेक्ट कर दी है बीसीसीआई पोल पैनल अपॉइंटमेंट की। हुआ क्या था, देखिए आपको पता होगा कि जो लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाएंगे ताकि वो सारे बीसीसीआई के जो अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। लेकिन अब देखिए, अब जो मुकुल रोहतगी सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं, लेकिन इस केस में वो रेलवेज को इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज और रेलवेज। ये कहते हैं कि देखिए एक हफ्ते तक आप उस जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है जो बीसीसीआई के मैटर्स को रेगुलेट करेगा उसकी घोषणा मत कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो तर्क क्या दिया मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने? अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि देखिए जो आपकी जजमेंट है इसके काफ़ी इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं, आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक यह भी लॉजिक दिया कि ये देखिए जी टीवी, जी टेलीफिल्म्स ऐसी वर्डिट के अनुसार जो बीसीसीआई स्टेट का पार्ट नहीं है, आर्टिकल 12 के अनुसार ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो कैसे आप एक प्राइवेट कंपनी के अंदर इंटरफेयर कर सकते हो, जो हमने कल डिस्कस किया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंस में जब भी जुडिशियल ओवररीच का क्वेश्चन आए या फिर जुडिशरी का क्रिटिसिज्म आपको करना हो, हालांकि देखिए इसका फायदा बहुत ज्यादा है, स्पोर्ट्स बॉडीज में रिफॉर्म आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हमें तो दोनों साइड के पॉइंट्स का फायदा उठाना है, प्लस के भी पॉइंट्स का फायदा उठाना है, नेगेटिव के पॉइंट्स का भी फायदा उठाना है। मतलब रिफॉर्म्स तो आ रहे हैं लेकिन तरीका है वो तरीका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी कहा कि देखिए लोधा कमेटी ने यह कहा था कि 70 साल से ऊपर किसी व्यक्ति को बीसीसीआई के पद पे जगह नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको फॉलो करेगी। अब एक तरह से कार्यवाहक वर्किंग कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बनाएगी उसमें भी 70 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं होगा। इसमें एक और बात यह भी है कि जो स्टेट एसोसिएशंस हैं, स्टेट एसोसिएशंस भी उनकी मेंबरशिप भी चली जाएगी। तो वो कहती हैं हमारी क्या गलती है। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाती हैं कि आप जो अनअकाउंटेड बंदे हैं उनको इंपोज कर रहे हो स्टेट एसोसिएशंस पर, उन बंदों पर जो कि इलेक्टेड हैं। यानी आप इलेक्टेड ऑफिशियल्स पर अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स को लगा रहे हो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर में। इस तरह की बात ये कहते हैं। अगली न्यूज क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये इलेक्टोरल ट्रस्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल ट्रस्ट होते क्या हैं। प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इलेक्टोरल ट्रस्ट पर। देखिए जो इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये कंपनी होती है जो इलेक्टोरल ट्रस्ट होते हैं। ये एक तरह के देखिए ट्रस्ट ऐसा होता है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 तहत के अंदर में कोई भी बंदा जो बंदे इसमें पैसा जमा करा सकते हैं वो देखिए इंडिविजुअल पैसा इसमें दे सकता है जो कि इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब लोग इलेक्टोरल ट्रस्ट में जो कि कंपनी है उसमें पैसा जमा करा सकते हैं। फिर ये इलेक्टोरल ट्रस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको चंदा देगा। तो ये काम है इलेक्टोरल ट्रस्ट का। ये कंपनी है लेकिन नॉन प्रॉफिट कंपनी है और इसके एक्ट में इसका मेंशन भी है, यहाँ पे देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत में। और इसके तहत में बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, टाटा और अंबानी जैसी ये कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये डायरेक्ट चंदा नहीं देती पॉलिटिकल पार्टीज को। क्यों? क्योंकि कल को देखिए इनकम टैक्स के कागजों में आ जाए या फिर और भी कोई दिक्कत हो जाए, तो ये क्या करती हैं, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाती हैं। जैसे टाटा और बड़ी बड़ी कंपनीज का अपना अपना इलेक्टोरल ट्रस्ट है। ये क्या करती हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा जमा कराती हैं और बाद में उस ट्रस्ट से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती हैं इलेक्शन के टाइम में। और वो बात अलग है कि बाद में पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करवाती हैं, लॉबिंग करवाती हैं, लेकिन काम यही है इलेक्टोरल ट्रस्ट का, चंदा देने के लिए। था तो वैसे इसलिए कि इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके और जो लोग चंदा देश के हमारे जैसे लोग जो इंडिपेंडेंट से जो रहते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं वो इसका फायदा उठाती हैं। अब हुआ क्या है, देख सीआईसी का देखिए एक ऑर्डर आया है, वो कहते हैं कि जो इलेक्टोरल ट्रस्ट जहां जहां चंदा देते हैं वो सब पब्लिक डोमेन में बाहर आना चाहिए। उन्होंने इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उनको ऑर्डर दिया कि पिछले 10 सालों में जो भी चंदा दिया गया है इन इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा उसको डिस्क्लोज कीजिए आप। और उन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी डायरेक्शन दी कि आप भी बताइए कि कहाँ कहाँ आपने चंदा दिया है, तो इससे पता लग जाएगा कि कौन कौन सी पार्टीज को चंदा जा रहा है इलेक्टोरल ट्रस्ट की तरफ से। इन्होंने क्या कहते हुए ये ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 8 है आरटीआई का, उसके तहत में जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है कोई सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ से एक नया कदम है ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सीआईसी का जो हमारी इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए ये है कि जो इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को जो अमेंडमेंट हुई थी उसको रेटिफाई कर दिया है। अब क्योटो प्रोटोकॉल का हम डिस्कस करेंगे आज ही, तो उस जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की आज की ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट की, उसी के साथ इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हुआ क्या है देखिए आगे, क्लाइमेट चेंज का आपको याद होगा कि पढ़ाई होगा अपने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में 8 हमारे मिशंस हैं, जैसे कि कौन कौन से मिशंस हैं, वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन और नेशनल सोलर मिशंस, ये सारे सस्टेनेबल हैबिटेट और इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये सारे हम डिस्कस करेंगे जब हमारी बारी आएगी इन्वायरमेंट की, जब हम जैसे हमारी सीरीज जो चल रही है उसमें। तो देखिए अब फिलहाल 8 मिशंस हैं, अब लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट 3 और मिशन ऐसे लाने जा रही है इनके अलावा, तो टोटल 11 हो जाएंगे ये बढ़कर। और नए कौन से 3 मिशन गवर्नमेंट चलाने जा रही है, मतलब अभी प्लान जो है इनका, एक है हेल्थ मिशन का, एक है कोस्टल जोन, तीसरा है वेस्ट टू एनर्जी। तो 3 नए मिशन आने जा रहे हैं, हेल्थ, कोस्टल जोन्स और वेस्ट टू एनर्जी। आए नहीं है, जब एकदम आ जाएंगे तो पता लग ही जाएगा, लेकिन 11 पॉइंट के हो जाएंगे। फिलहाल 8 हैं, 3 नए आ जाएंगे। और क्या है, जो पिनाका रॉकेट्स, पिनाका आपको पता होगा कि जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं वैसे रॉकेट्स भी होते हैं ये, तो अब एक तरह से जो पिनाका रॉकेट्स पहले थे, पहले अनगाइडेड थे, अब इनको गाइडेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। गाइडेड मतलब कंट्रोल कर सकते हैं इनको, और इनकी रेंज में भी अब डिफरेंस आ गया, इनकी रेंज को इन्हेंस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। पहले रेंज होती थी इनकी 40 किलोमीटर, अब होगी है 70 किलोमीटर तक की। तो पहले हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं। एक बात मुझे बताइए आप, ये जो मिसाइल और रॉकेट में डिफरेंस क्या होता है? मतलब जब हम कहते हैं जैसे मिलिट्री ने रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे या फिर मिसाइल दागी, तो क्या डिफरेंस होता है रॉकेट में या मिसाइल में? आगे क्या न्यूज़ है, आगे देखिए न्यूज़ ये है कि कहाँ कहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा मिला वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक बात इंपॉर्टेंट थी, वो हमने पहले भी डिस्कस करी कि 20,000 रुपये से नीचे का जब चंदा लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, 20,000 रुपये से नीचे का चंदा लेते हैं तो उनको किसी तरह का हिसाब नहीं देना पड़ता, और 20,000 से ऊपर रुपये तक का चंदा मिलता है तो उनको उस चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। तो इस हिसाब से बीएसपी जैसी जो पार्टी है, बीएसपी ने क्या कहा, करोड़ों रुपए का इनके पास चंदा मिला, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें तो किसी ने चंदा दिया ही नहीं 20,000 से ऊपर, तो सबने हमें 20,000 से नीचे का चंदा दिया, तो इनको किसी का इस पूरे चंदे का हिसाब देना ही नहीं पड़ा इलेक्शन कमीशन को। तो इस प्रकार से इस रूल का फायदा उठाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और अपना हिसाब नहीं देती। आगे देखिए, वैसे तो एक पर्सन सेंट्रिक न्यूज़ है ये, जो एस जयशंकर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है, लेकिन वही बात है, इंटरलिंकेज के लिए और पूरे फॉरेन पॉलिसी सिनेरियो को समझने के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये कहते हैं कि देखिए जयशंकर ने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 1 साल में और फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से आर्टिकुलेट किया है, तो काफ़ी उम्मीद जताई जा रही थी कि जो जयशंकर है इनको एक्सटेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्होंने कहाँ कहाँ अच्छा काम किया, इंडो यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए। तो आज देख लीजिए आप किस तरह से जो लिमोआ साइन हुआ और किस प्रकार से दोनों देश कोऑपरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में, इंडियन ओशियन में भी और चाइना के साथ डील करने में भी, और भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया कई एरियाज़ में, और हमारी फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा डायनामिक बनाया। तो ये सारी बातें अब आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा डायनामिक होगी, प्रोएक्टिव हो गई, एग्जाम्पल्स के साथ में।
लेकिन आने वाला टाइम जो है वो काफ़ी चैलेंजेस इनके सामने रहेंगे, जिस प्रकार से एक स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करना है। ओबामा के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने में तो उन्होंने अच्छा काम किया जो जयशंकर थे, लेकिन अब ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना सकते हैं, कई सारे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे H1B1 जो वीज़ा इशू है, जिससे हमारे जो IT ऑफिशियल्स हैं वो उनको वहाँ जाने में कठिनाई होगी। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि देखिए हमारे इंडिया और US के रिलेशंस का जो आधार है वो है चाइना को काउंटर करना, दोनों मिलकर चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन अगर ट्रंप इससे पीछे हट जाते हैं तो क्या होगा, हमारी रिलेशंस जो है पहले से कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये सब बातें हमने कुछ तो इनमें से आज सुबह की जो एडिटोरियल डिस्कशन की वीडियो थी उसमें भी डिस्कस की थी। अगला जो देखिए ये आर्टिकल है ये इंडिया और UAE का है। जब मोदी इनकी UAE की यात्रा पर गए थे तो इन्होंने बात की थी कि $75 बिलियन का फंड हम देंगे, और उसके बाद में क्या हुआ, अब देखिए ये हमारे देश की रिपब्लिक डे पर आ रहे हैं, और उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि ट्वीट किया, ये सब मतलब बातें हैं कैसे हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही है। जिस प्रकार से कहते हैं कि UAE के जो क्राउन प्रिंस आ रहे हैं उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और लिंचपिन है इंडिया, ये इकोनॉमिक प्रोवाइडर होगा या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइडर होगा। और उसके अलावा इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी सोवरेन वेल्थ फंड से, और जब इन्होंने देखिए $75 बिलियन का फंड्स बनाया और कहा कि आने वाले 10 सालों में हम इसका यूज़ करेंगे, और इसके लिए इस फंड्स को एकोमोडेट करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए इंडिया ने अपना नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना दिया। लेकिन अब देखिए आपको पता है वैसे होता क्या है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आप इसका आंसर दीजिए क्या है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इंडिया ने देखिए इस इन्वेस्टमेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए ये फंड बना दिया, और बजट में 2015-16 के, लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, और काफ़ी सारे इश्यूज हैं। ये कहते हैं कि देखिए आपने अभी तक टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई इसीलिए प्रोग्रेस नहीं हुई, तो इसी बारे में ये सारी न्यूज़ है। आगे PIB की न्यूज़ है। PIB में ये देखिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम चलाई है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये अप्रूव, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन देखिए ये स्कीम तो पहले ही थी, हर साल इसे कुछ ना कुछ इसमें चेंज कर देते हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना तो किस लिए है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो उनको क्या मिलेगा इस स्कीम में, उनको देखिए एक तरह से अश्योर्ड पेंशन मिलेगी उनको, इस किस रेट पर, जो 8% पर एनम के गारंटीड रेट पर 10 सालों तक सीनियर सिटीजन्स को यह सुविधा मिलेगी। अगर वो ये ना चाहे तो वो एक मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, यानी 1 महीना, 3 महीने या फिर 6 महीने तक एक पेंशन ले सकते हैं इस रिटर्न्स पर। और इस स्कीम को कौन ऑपरेट करेगा, इस स्कीम को ऑपरेट करेगा LIC। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना कौन चलाता है, तो वैसे तो गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन ऑप्शन में अगर LIC जैसी चीज़ें आए तो फिर ठीक है। लेकिन अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये स्कीम पहले से रहती है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नाम चेंज कर देती है। देखिए अब ये स्कीम जो है, ये जो इमेज है ये गवर्नमेंट की ही है। ये 2014-15 में जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ये थी। उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिटर्न्स थे वो थे 9% से लेकर 9.38%, लेकिन अब तो बिल्कुल ही घटा दिए हैं, बल्कि मतलब स्कीम तो क्या चलाई बल्कि पहले से घटा दिए हैं सरकार ने जो रिटर्न्स हैं। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं। कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, मिनिमम 63,960 से लेके 6,66,665 तक ये इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60 साल है, तो ये सब इसमें है। PIB की कल की PIB की न्यूज़ है ये, मतलब कल की मतलब आज की PIB में है, लेकिन हुआ कल था ये। क्योटो प्रोटोकॉल के न्यूज़ PIB में भी है, न्यूज़पेपर में भी है और PIB में भी है, तो दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हम क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब एक और PIB की जो न्यूज़ है वो ये है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM का जो बिल है, काफ़ी लंबे समय से ये अटका हुआ था IIM का बिल। और इसमें अब क्या फ़िलहाल देखिए बैकग्राउंड क्या है, फ़िलहाल जो IIM है ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और सोसाइटीज़ एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड हैं। ये सारे जो कॉलेज होते हैं ना, कॉलेज जो IIM यूनिवर्सिटीज़, ये जो सोसाइटीज़ एक्ट है 1860 का, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं और ऑटोनोमस बॉडीज़ ये होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो प्री में। और देखिए ये पहले क्या था, IIM पहले ना अपने डिप्लोमा देते थे, डिग्री नहीं दे सकते थे, लेकिन अब काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, नया IIM का जो बिल आया है उसमें। तो क्या फीचर्स हैं नए IIM बिल के, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब ये डिग्री दे सकेंगे, पहले डिप्लोमा देते थे, अब ये डिग्री दे सकेंगे। कंप्लीट ऑटोनॉमी इनको प्रोवाइड की गई है, और जो मैनेजमेंट है
वो सारी की सारी ऑटोनोमस रहेगी और मैनेजमेंट ही चूज करेगी जो इनके चेयरपर्सन या फिर डायरेक्टर्स होंगे उनको। रिजर्वेशन देने की बात की गई है बोर्ड में, वुमेन्स मेंबर्स, SC ST जो ये है, और उसके बाद में जो पीरियडिक रिव्यू होगा इनके परफॉर्मेंस का, और उसके बाद में एक एनुअल रिपोर्ट भी जारी की जाएगी इन इंस्टीट्यूशंस की, जो कि पार्लियामेंट के पटल पर रखी जाएगी, और कैग जो है इनकी ऑडिटिंग करेगा। अगला जो पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेशन फोरम बनाया जाएगा IIMs का, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं नया जो IIM बिल जो अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आगे ये भी PIB की न्यूज़ है। PIB में ये है कि देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने कल सेलिब्रेट किया जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इसकी थीम क्या है, कल हमने इसको डिस्कस किया तो इसकी थीम डिस्कस नहीं करी थी। तो इसकी थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि थीम क्या थी। और वैसे तो देखिए ये क्वेश्चन कब बनाया जाता है तो ये तो नहीं पूछेगा UPSC, लेकिन UPSC इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको याद रखने की आवश्यकता है। भारत पर्व बनाया जाएगा 26 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक, ये PIB की न्यूज़ है। 26 से 31 जनवरी तक ये बनाया जाएगा। किस लिए बनाया जाएगा, देखिए इसमें एक तरह से जो पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति का मूड और हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके बारे में अवेयर करवाया जाएगा जनता को। तो इन सब काम के लिए करवाया जाएगा, ताकि एक आइडिया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो काम कर सके। ऊपर से देखिए जो चलाएगी कौन, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस भारत पर्व को बनाएगी। और कहाँ बनाया जाएगा, लाल किले पे बनाया जाएगा। ये PIB की न्यूज़ है। आगे एक और PIB की न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एक नई रूरल हाउसिंग स्कीम चला रहा है। इसमें गवर्नमेंट घर बनाने के लिए सब इंटरेस्ट पे सब्सिडी देगी। देखिए जो लोग प्रधानमंत्री, जो ये स्कीम है पहले सरकार ने चलाई हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सरकार उनके लिए एक नई स्कीम चलाने जा रहा है जिसमें सरकार इंटरेस्ट पर सब्सिडी देगा। और किसको देगा, नेशनल हाउसिंग बैंक को। ये डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। अब जो सरकार इनको पैसा देगी, ये आगे जो बाकी के जो लोग, जो इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करते हैं गांव में, उनको, जैसे कि प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनको, यानी सरकार इनको देगी नेशनल हाउसिंग बैंक को, और नेशनल हाउसिंग बैंक इनको देगा जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और 2 लाख तक का लोन लेने पर इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलेगी, 3% तक की सब्सिडी मिलेगी इंटरेस्ट पर। आज की स्कीम क्या है, स्कीम ऑफ द डे, जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है वो PIB की न्यूज़ थी, और आज की हमारी स्कीम ये है। आज की ये स्कीम है सेतु भारतम। सेतु भारतम स्कीम किस लिए है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई है। नेशनल हाईवेज पे स्मूथ फ्लो के लिए ये है। आपने कई बार देखा होगा नेशनल हाईवेज पर जो रेलवेज की क्रॉसिंग लगी होती है, जिसको फाटक कहते हैं आप, रेलवे क्रॉसिंग के कारण में काफ़ी जाम लग जाता है और ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो नहीं हो पाता। तो इन सबको, जो नेशनल हाईवेज के ऊपर में रेलवे क्रॉसिंग के कारण में जाम ना लगे, तो उसके ऊपर में फ्लाईओवर बनाने की बात की गई थी। तो वही स्कीम है ये सेतु भारतम। ये देखिए प्रोग्राम ये एम करता है कि नेशनल हाईवे है वो एक तरह से स्मूथ फ्लो के लिए है, और उसके बाद में देखिए ब्रिज बनाएंगे इस पे, और ये सब चीज़ें हैं ताकि आसानी से ट्रैफिक मूव कर सके नेशनल हाईवेज के ऊपर में। पैसा किस लिए है ये जरूरत नहीं है, 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेतु भारतम है किस लिए, तो नेशनल हाईवेज पर स्मूथ फ्लो के लिए है, ब्रिज बनाएंगे। दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ये चला रही है। तो 2 चीज़ें आप याद रखना है इसमें। अगला जो मैपिंग का क्या आता है, मैपिंग में देखिए आज 3 इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, 3 रिवर्स डिस्कस करेंगे। एक करेंगे ये ड्नाइपर, डोन रिवर और वोल्गा रिवर, 3 रिवर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली है ड्नाइपर रिवर। ये देखिए मेजर्स, यूरोप की मेजर्स रिवर्स में से शामिल है, और रसिया से ये निकलती है, फिर रसिया से बेलारूस में जाती है, यूक्रेन में जाती है, और आखिरकार ब्लैक सी में गिर जाती है। और 4th लॉन्गेस्ट रिवर है ये, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये रसिया से निकलती है, बेलारूस, यूक्रेन, और फिर ब्लैक सी में गिर जाती है। ब्लैक सी में याद रखिएगा आप 3 डी रिवर्स गिरती हैं, 3-4। ड्नाइपर भी यहाँ पे ब्लैक सी में जाती है, डोन भी ब्लैक सी में जाती है, और कल हमने किया था डोन में, वो भी ब्लैक सी में जाती है। तो इन 3 जो डी से स्टार्ट होने वाली रिवर्स हैं वो ब्लैक सी में जाती हैं। इसी के कारण जो ब्लैक सी का जो पानी है ज़्यादा नमकीन नहीं है, सैलिनिटी है कम है ब्लैक सी के वाटर की। आगे क्या है, आगे डोन रिवर है। डोन रिवर भी एक जो रशिया की मेजर रिवर्स में शामिल है, 5th लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये सब आप याद मत रखिएगा, कौन सी 5th लॉन्गेस्ट है, कौन सी 4th लॉन्गेस्ट है। और ये डोन रिवर है, ड्नाइपर रिवर और वोल्गा रिवर के बीच में इसका बेसिन आता है।
तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर, और ये वैसे तो ब्लैक सी में जाती है, लेकिन ब्लैक सी के साइड में भी एक छोटा सा सी है, सी ऑफ एजोव, अगर कोई पूछ ले तो पर्टिकुलरली। वैसे इस तरह से तो नहीं पूछते क्वेश्चन, क्योंकि ब्लैक सी के अंदर ही छोटा सा सी है, ये सी ऑफ अजोव, तो वहाँ पे ये जाती है, गिरती है, जो डोन रिवर है, यहाँ पे देखिए ये। उसके बाद में वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर जाती है कैस्पियन सी के अंदर, कैस्पियन सागर। ये देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है और काफ़ी सारे देशों से होके जाती है, मेनली तो नहीं, रशिया से ही जाती है मेनली ये देखिए सेंट्रल रशिया से जाती है और कैस्पियन सी के अंदर में गिरती है। और वैसे देखिए पूरा ऑलमोस्ट इसका रीजन रशिया के अंदर ही है, इसलिए इसको रशिया की नेशनल रिवर के तौर पे भी जाना जाता है। और रशिया की जो 22 बड़ी सिटीज़ हैं उसमें से 11 सिटीज़ रशिया की इसी रिवर पर हैं। यहाँ पे देख लीजिए अब, जो वोल्गा रिवर है कैस्पियन सी के अंदर में जाती है और रशिया की मेन रिवर ये है। तो आज की 3 रिवर्स ये है, ड्नाइपर, डोन और वोल्गा। ड्नाइपर जाती है ब्लैक सी के अंदर में, डोन जाती है सी ऑफ अजोव, अगर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिकली देखें तो ब्लैक सी के अंदर में, और जो वोल्गा नदी है वो गिरती है कैस्पियन सी के अंदर में। तो रिवर्स हो गई। अब आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की तरफ में। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था यूएनएफसीसी, कि कैसे रियो समिट में देश जुटे एक मंच पर और उन्होंने डिसाइड किया कि जो क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग से जो खतरा उत्पन्न होने जा रहा है उसको कम कीजिए। तो लेकिन देखिए कल हमने ये भी डिस्कस किया कि जो यूएनएफसीसी था वो बाइंडिंग नहीं था, सिर्फ बातें की गई थी, उसमें बाइंडिंग नहीं था वो। लेकिन आज मतलब उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि इन्होंने सोचा कि देखिए ऐसे तो देश अपने आप से नहीं करेंगे, मतलब अगर आप कोई भी कोई भी एग्रीमेंट है उसको आप बाइंडिंग जब तक नहीं करोगे तब तक कंट्रीज उस पर एक्ट नहीं करेंगे। तो सेकंड कोप, आपको कल भी बताया गया था कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है कोप, वो यूएनएफसीसी से अलग है। जैसे आप चलते हैं पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो अलग है। तो ये देखिए क्योटो प्रोटोकॉल हम देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का एक कोप कॉन्फ्रेंस थी, वो तीसरी चौथी थी जो भी थी वो दूसरी थी, मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सी कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये हुआ था। तो इनमें क्या हुआ, इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योंकि यूएनएफसीसी पे तो कोई कंट्री एक्ट करने को तैयार था नहीं, तो उसमें तो सिर्फ बातें हुई थी यूएनएफसीसी में कि हाँ भाई कम करेंगे, लेकिन बातें हो गई, उसके बाद में किसी ने एक्ट तो किया ही नहीं। तो सबने मिलकर यह डिसाइड किया कि देखिए बातों से सिर्फ काम चलने वाला है नहीं, एक पर्टिकुलरली एक्शन लेने की जरूरत है, जो कि बाइंडिंग एग्रीमेंट लाने की जरूरत है। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि जो 6 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये 6 गैसेज याद कर लीजिए, इसका क्वेश्चन बहुत आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, जो HFC है, PFC और SF6 है। तो ये गैसेस हैं, ये सबसे ज़्यादा क्योटो प्रोटोकॉल में डिसाइड किया गया था कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ये करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद में थोड़ा क्योटो प्रोटोकॉल की टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। 1997 में ये लाया गया, उसके बाद में इस तरह से चला, 1998 में इसको सिग्नेचर के लिए खोला गया और बाद में 2001 में यूएस ने इसको विड्रा कर लिया। यूएस ने इसमें से विड्रा कर लिया था, क्यों? क्योंकि एक तरह से ना जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पर, यहाँ पे देखिए फिर दोबारा इस पे आते हैं। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में ना कंट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वैसे मोटे तौर पर, Annex 1 और Annex 2। कुछ कंट्रीज को Annex 1 में शामिल किया गया था, कुछ को Annex 2 में शामिल किया गया था। Annex 1 में वो देश थे जो डोमेस्टिकली आप कह सकते हैं एक तरह से टारगेट्स लेंगे, वो थे Annex 1 में। कौन कौन से इसमें कंट्रीज हैं वो देखिए, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो Annex 1 में जो कंट्रीज आते थे वो अपना अपना डोमेस्टिकली कुछ एक तरह का नेशनल प्रोग्राम चलाएंगे और एक्शंस लेंगे जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कम करने के लिए। और Annex 2 में कौन से कंट्रीज शामिल थे? Annex 2 में वो कंट्रीज शामिल थे वो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को ये ग्रीन हाउस गैस जो गैस का एमिशंस होता है उसको कम करने के लिए पैसा भी देंगे और टेक्नोलॉजी भी देंगे। तो बस आप ये थोड़ा एक बार याद रख लीजिए, Annex 1 में कौन से हैं, Annex 2 में कौन से हैं, पूरे कंट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन Annex 1 में था क्या, Annex 2 में था क्या, वो देख लीजिए। Annex 1 में सिर्फ दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ, सिर्फ एक तरह से ये डोमेस्टिकली इनको टारगेट्स पूरे करने थे और Annex 2 में इनको टेक्नोलॉजी और जो फंड्स हैं वो देने थे डेवलपिंग कंट्रीज को। तो यहां पे देख लीजिए, ये देखिए Annex 2 के पास में देखिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो देने थे। तो Annex 2 में तो वैसी कंट्रीज थी जिनके पास में अच्छे खासे पैसे थे
और एनएक्स 1 में वो थी जो यूरोप की जो इकोनॉमी ट्रांजिशन में थी अभी, यानी उनके पास में बहुत सारा पैसा नहीं था, इसलिए वो डोमेस्टिकली तो प्रोग्राम चलाएंगे ही, लेकिन उनके पास में इतना पैसा नहीं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को दे सकें। और एनएक्स 2 में थोड़ा अमीर कंट्री थे, इनको इन पे जिम्मेदारी थी कि आप पैसा दें डेवलपिंग कंट्रीज को। और इंडिया किस में आता था? देखिए, हम तो ना एनएक्स 1 में थे ना एनएक्स 2 में, हम नॉन एनएक्स में थे। तो अब देखिए, अब दोबारा इस पे आते हैं। यूएस को रखा गया था, देखिए अब एनएक्स 2 की श्रेणी में, यानी इनको कहा गया था यूएस को कि आप पैसा दीजिए। यूएस ने इस बात को नहीं माना, यूएस ने कहा कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। तो यूएस विड्रॉ कर गया 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल से। 2005 में आखिरकार ये क्योटो प्रोटोकॉल पूरी तरह से साइन हो गया। और क्या डिसाइड किया गया इसमें देखिए, ये डिसाइड किया गया कि ये कंट्रीज जो एनएक्स 1 और 2 में है, जो ये कंट्रीज क्या करेंगे, 1990 तक जो इनका जितना एमिशंस ये करते थे, 2012 तक उस एमिशंस को 5.2% कम कर देंगे, उस एमिशंस को जो कि 1990 में ये कर रहे थे। और कब तक? 2012 तक, यानी 2008 से लेके 2012 तक इनको वैसी पॉलिसीज अपनानी थी जो कि 1990 के एमिशंस को 5.2% से कम कर देगा। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है ये। और बाद में देखिए, जो इतने फैक्ट्स है, कितने लोगों ने साइन किया, कितनों ने नहीं किया, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस थोड़ा कंटेक्स्ट के लिए ये टाइमलाइन डिस्कस करी थी कि ताकि आपको याद हो जाए। अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कौन कौन से एनएक्स 1 में आते हैं, कौन कौन से एनएक्स 2 में आते हैं। अब देखिए, दोबारा से बताता हूँ आपको। अभी क्योटो प्रोटोकॉल पूरा डिस्कस नहीं हुआ है, कल भी इसे क्योटो प्रोटोकॉल फिर डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले तो देखिए 6 गैसेस याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये याद रखिए, ये बाइंडिंग था। क्वेश्चन इस तरह का आता है, क्या क्योटो प्रोटोकॉल था वो बाइंडिंग था या नहीं था? ये बाइंडिंग था। क्या डिसाइड किया गया था वो याद रख लीजिए, ये 5.2% का ये डिसाइड किया गया था। एनएक्स 1 एनएक्स 2 में ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, ये सिर्फ कंटेक्स्ट समझाने के लिए है, मतलब क्यों देश अलग होते हैं इससे, और उन पे टारगेट्स का प्रोविजन था। और कई सारे इसमें मैकेनिज्म्स अपनाए गए थे, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और क्या क्या कैसे वो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशंस है उसको कम करेंगे। वो एमिशंस हम कल डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जो मैकेनिज्म है वो अपनाए थे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।